हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। और ये हमारी जो है पहली क्लास होने वाली है फर्स्ट सेम के सिलेबस की। और यहाँ आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैंने पोस्ट भी ऑलरेडी कर दिया था। सो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये अब चलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। लाइव आके मैं आपको ज़रूर से उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सो ये पहली क्लास होने वाली है क्रमचय संचय। यहाँ पे जो है इस चैप्टर का ये आपका पहला चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करो। अब तो आपके कॉलेज भी खुल गए होंगे अभी तो, ठीक है। तो अपने कॉलेज वगैरह में जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करो, क्योंकि पहले सेम में पहला जो ईयर होता है सबका सेम होता है। अगर आप ग्रुप ए में भी हैं तो फिर भी आपको फर्स्ट सेम की पढ़ाई तो करनी ही होगी। सो सबको शेयर करो, चाहे वो ए ग्रुप में हैं, चाहे वो आपका ई ग्रुप वाले हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेम से हैं तो आपके लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो 1 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर नेम हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रमचय और संचय। थोड़ा इंग्लिश वालों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्रमचय और संचय, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्रमचय और संचय। तो इस चैप्टर को हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्रमचय संचय होता क्या है? सो क्रमचय संचय पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्रमचय संचय तो बाद की बात है, पहले मैं जब हम क्रमचय संचय पढ़ेंगे उससे पहले हमें कुछ जो है बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेस ही मजबूत नहीं होगा तो हम फिर अच्छे से आगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले आपका बेस जो है वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले क्रमचय संचय से पहले हमने कुछ और पढ़ना है। ठीक है, जो इसके बेसिक्स टूल्स हैं, कह सकते हैं हम बेसिक जो टूल है जिनकी सहायता से हम क्रमचय संचय के बड़े से बड़े सवाल, छोटे से लेकर बड़े से बड़े सवाल को भी हल कर सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे पहले समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, क्रमचय संचय पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस प्रकार हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि बताओ बच्चों, मैं सबसे पहले आपको मैंने आपको बोला कि क्रमचय और संचय में क्रम का जो है, क्रम की वैल्यू होती है, और ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, आपके पास एक पैंट P1 है, एक P2 है और एक पैंट है P3। ठीक है, मैं इसको ये मान के चलता हूँ। साथ ही साथ जो है आपके पास 2 शर्ट है। क्या है? 2 शर्ट है, S1 और S2। अब मैं आपको बोलूँ कि बताओ इसको हम कितने तरीके से हम इनको पहन सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से, मतलब कितनी बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और हर बार अलग अलग होनी चाहिए, हर बार अलग अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सेम पैंट के साथ सेम शर्ट बार बार आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अलग पैंट अलग शर्ट होनी चाहिए। तो कितनी बार हम इनको जो है वो पहन सकते हैं? बताओ कितने तरीकों से, मतलब कितने बार हम इनको पहन सकते हैं, कितने तरीकों से हम इनको पहन सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखने पे लग जाओगे कि सर जी, पहले हम P1 के साथ यानी पैंट के साथ, पहले पैंट के साथ पहली शर्ट पहनेंगे, फिर हम पहली पैंट के साथ दूसरी शर्ट पहनेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी पैंट के साथ पहली शर्ट पहनेंगे, दूसरी पैंट के साथ फिर दूसरी शर्ट पहनेंगे। इसी प्रकार तीसरी पैंट के साथ हम पहली शर्ट पहनेंगे, और तीसरी पैंट के साथ फिर हम दूसरी शर्ट पहनेंगे। फिर आप यहाँ से गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6 तरीकों से आप कहोगे सर जी हम 6 तरीकों से इनको पहन सकते हैं। अब मैंने कहा अच्छा, आपका आंसर तो बढ़िया है कि हम इनको 6 तरीकों से पहन सकते हैं। 6 तरीके हैं इनको पहनने के, बट ये थोड़ा लॉन्ग तरीका नहीं है। अगर आपके पास इससे बड़े नंबर्स अगर आपके पास आ जाए, सपोज दैट मैं आपसे 5 पैंट कह दूं और 3 जो यहाँ पे मैं कह दूं 3 शर्ट,
तो तब ये लंबा नहीं हो जाएगा, या मैं ज़्यादा पैंट और ज़्यादा शर्ट कह दूँ तो ये लंबा नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे हाँ सर जी आप तो बिल्कुल ही बढ़िया मतलब सही बोल रहे हो कि ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे। सो इसके लिए जो है हम एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे तरीका अपनाएंगे, गणित का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे गणित का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक गणित आपने पढ़ाई होगा, मल्टीप्लाई के नाम, मल्टीप्लाई आपने सुना ही होगा, गुणा, गुणा के बारे में आपने सुना होगा। सो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे देखिए, हमारे पास कितने पैंट हैं, हमारे पास कितने पैंट हैं। आप कहोगे सर जी 1 2 3, आप कहोगे सर जी हमारे पास 3 पैंट हैं। अब मैंने कहा कितने शर्ट हैं आपके पास, आप कहोगे सर जी हमारे पास तो 2 शर्ट हैं। तो यहाँ पे हमने कर देना है सिंपल सा इनका मल्टीप्लाई। सो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 तरीके से। अब आप कहोगे सर जी हमारे तो बिल्कुल ये बढ़िया से समझ में आ गया है। अब अगर मैं कहूँ कि क्या, अगर मैं आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ तो क्या आप इसको कर लोगे। आप कहोगे हाँ सर जी हम तो अब इसको ईजिली कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है एक एग्जाम्पल देते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो ठीक है चलिए, और इसके जो नोट्स हैं ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और जितने भी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर जी बुक की पीडीएफ कहाँ से बुक हमने कहाँ से खरीदनी है, या बुक की पीडीएफ दे दो, तो बुक की पीडीएफ मैं आपको दूंगा बच्चों, क्योंकि अभी मैं जो है अपने घर पे हूँ, अपने गांव में हूँ। सो मेरे को बुक की पीडीएफ लेने के लिए दोस्त वगैरह के पास मतलब कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ मेरे भाई वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वरना आप खरीद सकते हैं अपने आसपास कहीं से भी, ठीक है, दुकान से, अगर जहाँ पे आपको मिलती है शॉप वगैरह से। सो चलिए आप देखिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है उसको, ठीक है। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि बताओ बच्चों कि एक जैसे कोई आदमी है, उसको शादी में जाना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको शादी में जाना है। अब उसके पास क्या है, उसके पास 4 जैकेट हैं। उसके पास क्या है, 4 जैकेट हैं, J1 J2 J3 और J4, ठीक है। अब मैंने कहा उसके पास 3 शर्ट और हैं, उसके पास 3 शर्ट भी हैं। तो आप कहोगे ठीक है सर जी उसके पास 3 शर्ट भी आ गई हैं, शर्ट 1 शर्ट 2 और शर्ट 3। अब मैंने और कहा कि सर जी, मैंने अब कहा कि बच्चों उसके पास 2 पैंट भी हैं, बिना पैंट पहने तो वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा सर जी सॉरी बच्चों, मैं कहूँगा कि उसके पास 2 पैंटें भी हैं, ठीक है। कितने पैंट हैं, 2 पैंट भी हैं। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ अब वो कितने तरीकों से यहाँ पे शादी में जा सकता है, मतलब कितने तरीकों से, कितने जैकेट, कितने शर्ट और किस किस पैंट को पहन के वो मतलब कितने तरीके से इन कपड़ों को पहन के शादी में जा सकता है। तो अब इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है, ठीक है। सिंपल तरीके से, ऐसे तरीके से मत करना है कि इसके साथ ये फिर इसके साथ ये, ठीक है, सिंपल तरीका, क्योंकि आप इसको अगर आप करने लग जाओगे तो फिर हो गया आपका तो पेपर ऐसे, ठीक है। सो बताओ कितने तरीके से, कमेंट में, ठीक है, अपना आंसर बताओ। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट में भी बताना कि हम नहीं समझे, ठीक है। और जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आपका कोई छोटा भाई जो 11th वगैरह में पढ़ता है तो उनके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। अब जो है बच्चों, ये जो हमारा ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इसको मैथ में क्या कहते हैं, इसको मैथ में कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। यानी हिंदी में इसको कहते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, गणना का आधारभूत सिद्धांत। ये बेसिक है, काउंटिंग का ये बेसिक है, ठीक है। मैंने आपको, अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैंने ये आपको क्यों बताया, ठीक है। आगे जाके जब हम संचय या क्रमचय पढ़ेंगे, अभी तो हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे, इस चीज़ पे अभी हम आए ही नहीं है, जो चैप्टर है हमारा वो हम आए ही नहीं, अभी हम बेसिक्स चीज़ पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है इसकी बेस जो है आपकी मजबूत होगी, ठीक है। इसको कहते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो चलिए अब कुछ जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। सो अब देखिए कुछ मैं आपको जो है एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है।
सो चलिए यहाँ पे मैं इसको रब कर लेता हूँ। और इन क्वेश्चंस के करने के बाद जो है बच्चों, तब हम आगे की क्लास नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर कल करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जब आपको नोट्स मिलेंगे ना, आप इसको नोट भी करते जाइएगा, साथ साथ में आप इसको नोट भी करिए, ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं मजे में, ठीक है। अगर आपने 11th 12th करा भी है तो फिर भी इसको मस्त से आराम से सुनिए, ठीक है। उदाहरण है, एक शब्द है मेरे पास, एक शब्द है रोज। क्या शब्द है बच्चों? मेरे पास एक शब्द है रोज, ठीक है, एक शब्द है मेरे पास रोज। इस रोज के अक्षर, ये जो जितने भी इसमें अल्फाबेट हैं से बनने वाले, जितने भी इसमें लेटर हैं से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, से बनने वाले, इससे जो है हमने 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल या अर्थहीन या मीनिंगलेस शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की क्या नहीं होनी चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो लेटर्स है इनकी जो है ये रिपीट नहीं होने चाहिए, और चूंकि ये 4 है तो 4 अक्षरों के जो है हमने अर्थपूर्ण और अर्थहीन, चाहे वो मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, हमने केवल 4 शब्दों की कितने तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। और इसमें देखो रिपीटेशन नहीं बोला है इसमें, कि रिपीट आप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि RRSE कर दिया, रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी इस लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। और चाहे आप मीनिंगफुल बनाओ या मीनिंगलेस बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस रिपीट नहीं होने चाहिए और 4 अक्षरों का होना चाहिए, ठीक है। सो अब आप कहोगे सर जी ठीक है, हम अब आप सोच में पड़ जाओगे कि हम इसको कैसे करेंगे। फिर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, अभी हमने ऊपर उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ाया था ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आप कहोगे हाँ सर जी पढ़ाया था। तो आपने कहा अब रिपीट तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स टाइप का बना देता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि हमने 4 शब्दों का ही बनाना है, 4 ही शब्द हैं और रिपीट तो होना नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी पहले बॉक्स में हम 1 2 3 4 चारों में से कोई भी भर सकते हैं, यानी पहले बॉक्स में हम 4 अक्षर भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले में हम R भी भर सकते हैं, O भी भर सकते हैं, S भी भर सकते हैं और E भी भर सकते हैं। आप कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में आया। फिर आप कहोगे अब इन चारों में से हमने एक तो यहाँ पे रख दिया, वो कोई भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे इन चारों में से हमने एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने? 3 बचे। कितने बचे बच्चों? 3 बचे। तो अब आप यहाँ पे करोगे बच्चों 3, क्योंकि अब इन सपोज मैंने यहाँ पे R लिख दिया, तो R लिखने के बाद अब कितने बचे? 3। तो इन तीनों में से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब 2 शब्द तो यहाँ पे हमारे आ गए, पहला यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया। अब कितने बचे? अब 2 बचे, तो यहाँ पे उन दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब लास्ट में 1 ही बचा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? गणना का आधारभूत सिद्धांत, किस प्रकार इसको निकाला जाता है बच्चों। तो आप सिंपल साइन को क्या कर दोगे? आप सिंपल साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? सही कह रहा हूँ या गलत? अभी तो आपको बताया था, ठीक है, अभी आपको बताया था ना गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 4 × 3 × 2 × 1, तो यह क्या हो गया? 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 × 24। तो 24 जो है हमारा आंसर आ गया कि हम 24 तरीकों से ROSE को 24 तरीकों से हम लिख सकते हैं, 24 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, और कोई भी जो है यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। इन 24 में 24 बार जब हम लिखेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। रिपीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्वेश्चन को उस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। अगर कहते कि हाँ रिपीट हो सकता है, मतलब रिपीट करने की यहाँ पे हमें आज्ञा दी हुई है, तो और 4 अक्षरों के हमें बनाने हैं। कितने अक्षरों के बनाने हैं? 4 अक्षरों के बनाने हैं, और रिपीट करने के लिए हमें दिया हुआ है। तो पहले में हम चारों के 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले में तो आपको पता ही है 4 ही आएंगे। दूसरे में भी हम 4 और लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 4 लेटर हैं, तो अब हम तो रिपीट कर सकते हैं भाई, तो 4 यहाँ पे भी फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए तो हमें बोला गया है, तो चारों के 4 हम यहाँ पे, उन चारों में से कोई भी ना कोई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और चारों के 4 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 4 चौक 16, ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उतने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? सही कहा या गलत? सही कहा ना। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देता हूँ, आपको उनको करने हैं, ठीक है। तो
आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। जब इस पे व्यूज़ आएंगे, जब कोई बच्चा देखेगा तो मुझे कमेंट में ये आंसर इनके चाहिए तो मतलब चाहिए। और ये हमारा इंट्रोडक्शन है, अभी हम क्रमचय संचय नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स यहाँ पे नियम बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स इस प्रकार से आपके क्लियर होने चाहिए, बिना बेसिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा मेन यहाँ पे उद्देश्य था ये बेसिक्स क्लियर करने का, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि पहला क्वेश्चन नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट करो, जो आप कॉपी में लिख रहे हो, मैं बोलूँगा यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो कि अंक है आपके पास 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय मतलब 2 अंक की सम संख्याएं बन सकती हैं। सम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या बोला मैंने, सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति, यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात नहीं कही गई, यानी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों। जो ये 2 अंकों की आप सम संख्या बनाओगे, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अंक 1 2, छोड़िए इसको नहीं, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों कि अंक 1 2 3 4 5 और 6, नहीं 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सम बोला, यहाँ पे मैंने सम विषम कुछ नहीं बोला, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, बनाई जा सकती हैं यदि इसका पहला लिखो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पहला तो यह है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, दूसरा यह है कि पुनरावृत्ति ना हो। तो दोनों का मुझे आंसर चाहिए, और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट समझे हो या नहीं समझे हो, ठीक है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सही कर दिए तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आप नहीं कर पाए तो इट मीन्स आपने ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा है। सो मुझे कल की क्लास में इसे दोबारा समझाना की जरूरत ना पड़े, इसलिए अच्छे से इसको करिएगा। और अगर आप करते हैं, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है ना, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे उस कॉपी जो भी आपने दिया है उसकी फ़ोटो टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ आप इसको समझे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो फिलहाल अभी हमने क्रमचय संचय पढ़ा नहीं है, थोड़े बेसिक्स जो आपके क्लियर होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उन पे हमने सिर्फ बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे इस क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहेगा और पढ़ते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।